Assalamualaikum students, hope you are all good. I am your social studies teacher. Today we are going to start our chapter number 16 from history section named Early Pakistan. So students, सबसे पहले हम देखते हैं हमें इस चैप्टर के अंदर किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले टॉपिक आता है कमिंग टू डिफरेंट रेसेस टू सब कॉन्टिनेंट। रेसेस मतलब मुख्तलिफ लोग और सब कॉन्टिनेंट क्या है, बरे सगीर, मतलब बरे सगीर में मुख्तलिफ तरह के लोगों की आमद। For thousands of years, different races poured through the Khyber and Bolan passes, especially from Central Asia into the northern part of the subcontinent. हज़ारों साल पहले मुख्तलिफ़ तरह के लोग से मुराद मुख्तलिफ़ नस्लों के लोग, मुख्तलिफ़ तरह के रहन सहन रखने वाले लोग सेंट्रल एशिया से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में, यानी सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर के नॉर्दर्न पार्ट में एंटर हुए थे, यहाँ पर दाखिल हुए थे। अब जब वो यहाँ पर लोग आए थे, लोगों की आमद हुई, तो उन्हें क्या मिला था? गुड फार्म लैंड, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ फूड, गोल्ड एंड सिल्वर। जब बाहर के लोग आए तो उन्हें यहाँ पर फसल उगाने के लिए एक अच्छी ज़मीन मिली थी, पानी की एक अच्छी मिकदार मिली, उन्हें खाना मिला, उन्हें गोल्ड मिला और सिल्वर मिला। इन्वेडर्स केम, इन्वेडर्स कहते हैं हमलावरों को। अब जब इन्वेडर्स आए हैं तो किस मकसद से आए थे? कुछ इन्वेडर्स तो आए फॉर ट्रेजर, कुछ ख़जाने के लिए आए थे। अब ख़जाने से मुराद सिर्फ गोल्ड और सिल्वर नहीं है, बल्कि ख़जाने से मुराद पानी की मिकदार भी ली जाती है, पानी की सहूलत, खाने की सहूलत भी ली जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ पर पानी नहीं मिलता, पानी की मिकदार बहुत कम हो जाती है और वहाँ पर क्रॉप्स नहीं उगाए जा सकते, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। तो ट्रेजर में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, गोल्ड सिल्वर के अलावा ये फूड वगैरह भी आ जाता है। तो कुछ इन्वेडर्स ख़जाने के लिए आए थे, कुछ ग़ुलाम बनाने के लिए आए थे, कुछ हमला करने का मकसद ये था कि वहाँ पर जो कैदी हों उनको ग़ुलाम बना लिया जाए, टू कनकर एंड स्टे। और कुछ ऐसे थे कि जो यहाँ पर फ़तह करने के लिए आए थे और उनका मकसद था कि वो यहाँ पर फिर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, अपनी फैमिलीज़ बना लें। एडेड अ वाइड रेंज ऑफ रेसेस, लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स टू आवर कंट्री। अब वो इन्वेडर्स, वो हमलावर जिनका मकसद स्टे करना था, उन्होंने जब अपनी फैमिली स्टार्ट की तो इस वजह से बाहर से बहुत सारे लोग और मुख्तलिफ़ लोग आए, और जब मुख्तलिफ़ लोग बाहर से आए तो मुख्तलिफ़ तरह की ज़ुबानें भी लाए और उनके जो कस्टम्स थे, जो उनके कल्चर्स थे, वो भी डिफरेंट थे। और ये बात की जा रही है हमारे कंट्री की कि मतलब जब हमलावर बाहर की दुनिया से या बाहर के लोग आते हैं तो अपने साथ कोई ना कोई एक तहज़ीब लाते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं मोहनजोदारो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। About 4500 years ago, there are a mysterious and very civilized state in the Indus Valley. तकरीबन 45 years पहले की बात कही जा रही है कि एक बहुत ही पुरस्रार सी और बहुत सिविलाइज्ड, यानी बहुत तहजीब याफ्ता एक स्टेट थी इंडस वैली के करीब। पीपल पॉपुलेटिंग दीज विलेजेस वर कॉल्ड ड्रिविडियंस। अब वो तमाम लोग जो उन जगहों पर रहते थे उन्हें ड्रिविडियंस का नाम दिया जाता है, लेकिन उनके बारे में ये बात कही जाती है कि वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड थे, मोर सिविलाइज्ड, यानी वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड थे, तहजीब याफ्ता थे उस वक्त के लिहाज से, यानी जितनी भी कौमें उस वक्त मौजूद थीं उनमें वो बहुत ज़्यादा तहजीब याफ्ता थे। मोहनजोदारो वॉज अबाउट 7 किलोमीटर ऑल अराउंड, यानी इसकी जो एरिया बताया जाता है वो 7 किलोमीटर्स है, एंड मेन स्ट्रीट्स 9 मीटर्स वाइड, और इनकी जो मेन स्ट्रीट्स थी यानी जो गलियां थीं वो 9 मीटर चौड़ी थीं, ऑफन विद जी बैंड्स। अब जी बैंड्स थे उनके, जी बैंड्स किस तरह से थे, यानी जी बैंड्स बनाने का मकसद, यानी जो उनकी मेन स्ट्रीट्स थी उनको बनाया इस तरह से गया था कि वो जी शेप में थी, जेड की शेप में, और उनका मकसद क्या था, टू मिनिमाइज़ द इफ़ेक्ट ऑफ विंड, यानी जो तेज़ हवाएं, तूफ़ानी हवाएं हैं उनके असरात को कम करने के लिए। क्योंकि देखें जी में 3 कॉर्नर्स आते हैं, तो जब हमारे पास जी में एक कॉर्नर, इसका मकसद ये था कि जब तेज़ हवाएं टकराएं, वो एक कॉर्नर से टकराएं तो उनका दबाव थोड़ा कम हो जाए, उनका असर थोड़ा कम हो जाए। जब वो सेकंड कॉर्नर से टकराएंगी तो उनका दबाव थोड़ा सा और कम हो जाएगा, और थर्ड कॉर्नर से टकराने पर या तो हवा का असर ख़त्म हो जाएगा या इंतहाई कम हो जाएगा। हाउसेज आर मेड ऑफ मड ब्रिक्स। अब बात कर लेते हैं हाउसेज की। उनके जो घर थे वो मिट्टी की ईंटों के बने होते थे जिनको धूप में सुखाया जाता था। रिच हाउसेज हैड bathrooms with baths made of clay and lined with tar
टू मेक देम वाटर प्रूफ। अब ये भी कहा जाता है, अब ये सारी बातें, सबसे पहले तो इस चीज़ को आप देखें कि ये सब चीज़ें एग्जैक्ट नहीं हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं यानी जो माहिर आसार कदीमा हैं, उनका ये कहना है कि ये तमाम चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, यानी ये सिविलाइजेशंस तो तबाह हो चुकी हैं, ये ख़त्म हो चुकी हैं और उनमें से कोई ऐसा पर्सन मौजूद नहीं है जिसने ये बताया हो कि ये सब चीज़ें ऐसी थीं। लेकिन ये सिर्फ़ एक अंदाज़ा है जो बताया जाता है हिस्ट्री में कि ऐसा हो सकता है या ऐसे पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि उनकी जो चीज़ें मिली हैं, जो उनकी खुदाई करने पर मिली हैं चीज़ें, उनके देखने के बाद, उन चीज़ों को परखने के बाद ये सिर्फ अंदाज़े लगाए जाते हैं और ये चीज़ें जो हैं कही जाती हैं। तो ऐसे ही कहा जाता है कि जो चीज़ें उनको मिली हैं वहाँ से, मोहनजोदाड़ो से, तो उससे कुछ ऐसा लगता है कि जो रिच हाउसेस थे यानी जो अमीर घराने थे, उनमें बाथरूम्स होते थे और वो बाथरूम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता था कि वो क्ले के बने होते थे एंड लाइंड विद टार, यानी तार कोल की उनके ऊपर जो है ना कवरिंग होती थी ताकि उसको वाटर प्रूफ बनाया जा सके, यानी बाहर का पानी अंदर ना आ सके और अंदर का पानी बाहर ना निकले। यानी आप ये देखें, उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर बनाया हुआ था कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो प्रॉपर जो है पाइप्स के थ्रू, होल्स के थ्रू ही जो है वो रिमूव होता था। लेकिन वाटर प्रूफ बनाने का मकसद, यहाँ टार लगाने का मकसद ये था कि ये वॉल्स ख़राब ना हो, जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब ना हो पानी की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ सिटी, आर्टिफिशियल हिल मेड ऑफ मड ब्रिक्स। अब शहर के सेंटर के बारे में बताया जाता है कि उसमें एक मसनूई पहाड़ी सी बनाई होती थी मड ब्रिक्स की, यानी कि मिट्टी की जो ईंटें हैं उसकी बनाई होती थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, ह्यूज पाथ, पार्लियामेंट और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, यानी उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे भी असरात नज़र आते हैं कि जैसे उसके इर्द गिर्द जो अहम बिल्डिंग्स थी, अहम इमारत थी, वो बनी हुई थी और जिनमें से एक बहुत बड़ा बाथ, उसका एक निशान मिलता है कि बहुत बड़ा एक बाथरूम भी बना हुआ था। ताकि अब उस बाथरूम का मकसद ये बताया जाता है कि जब कोई रिलीजियस या किसी भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अहम फेस्टिवल हो या इवेंट हो तो पहले लोग वहाँ पर बाथ लेते थे और फिर उसके बाद अपने उस इवेंट को मनाते थे। नो साइन ऑफ पैलेस। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो पता लगती है, जो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो ये कि किसी भी तरह के महल का निशान नहीं मिलता, यानी या तो उन लोगों को पता नहीं था या वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते थे कि कोई महल वगैरह बनाया जाए। रूल्ड बाय प्रेस्ट, यानी प्रेस्ट कहते हैं रिलीजियस लीडर्स को, यानी वहाँ पर कोई हुक्मरान नहीं था बल्कि जो रिलीजियस लीडर्स थे वो रूल करते थे। मिस्टीरियस सील्स, ये बहुत एक अहम चीज़ है जो, और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ कि वो लोग मिस्टीरियस सील्स उनकी नज़र आई हैं, मिली हैं। मिस्टीरियस सील्स कहते हैं मोहर को, यानी जो मर्चेंट्स जो वहाँ पर ताजर आते थे तिजारत करने के लिए, उन सब की अपनी अपनी सील होती थी और वो बनी किस चीज़ से होती थी, क्ले सील्स विद नेम, जिनमें उनके अपने नाम लिखे होते थे, जो ये चीज़ शो करता था कि किस पर्सन ने परचेजिंग की है। परचेजिंग में भी अगर एक चीज़ अब आप लोग देखें तो वहाँ पर मनी नहीं थी, यानी वो लोग बार्टर सिस्टम के थ्रू या गवर्नमेंट से ग्रेन्स के थ्रू जो है वो तिजारत करते थे या चीज़ें ख़रीदो फरोख्त करते थे। तो ये जो मिस्टीरियस सील्स हैं जो क्ले की बनी होती थी और उनके ऊपर मर्चेंट्स के नेम्स होते थे जो ये शो करते थे कि किस मर्चेंट की ये सील है। अब उन लोगों के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो किस किस्म का मतलब उनका बिहेवियर था, कैसे लोग थे, तो उसमें कहा जाता है कि वो पीसफुल फार्मर्स थे, यानी बहुत ज़्यादा अमन पसंद लोग थे। और वो क्या उगाया उन्होंने, ग्रू, बार्ले, वीट, सीसम, लेंटिल्स एंड पीस, यानी जो असरात नज़र आते हैं, जो चीज़ें मिलती हैं उनसे पता लगता है उन्होंने जो उगाया, गंदम, तिल, दालें और मटर उन्होंने ग्रो किए थे। टाइनी फ्रेगमेंट ऑफ क्लोथ, फ्रेगमेंट कहते हैं टुकड़े को, यानी कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं जो ये शो करता है दैट पीपल न्यू हाउ टू ग्रो कॉटन एंड टू वीव क्लोथ, जो ये बताता है कि लोग कॉटन उगाना भी जानते थे और उन्हें ये भी पता था कि कपड़ा किस तरह से बनाया जाता है। फिर अभी जैसे मैंने बताया ना कि वो पीसफुल लोग थे, तो नो मेटल एक्सेप्ट गोल्ड एंड अ लिटिल कॉपर एंड ब्रॉन्ज, वहाँ पर किसी भी किस्म की धात का जो है निशान नहीं मिलता। वो लोग सिर्फ गोल्ड को जानते थे, कॉपर और थोड़ा बहुत उन्हें ब्रॉन्ज के बारे में पता था। अबाउट 2000 BCE सम डिज़ास्टर सीम्स टू हैव स्ट्रक मोहनजोदाड़ो। अब यहाँ पर 2000 BCE आप लोगों को अगर देखा हो आपकी बुक में भी BCE लिखा हुआ है, लेकिन अब BCE की जगह उसकी रिप्लेसमेंट में BCE यूज़ किया जाता है।
तो तकरीबन 2000 BCE से पहले या तकरीबन 2000 BCE में कोई तूफ़ान या कोई मसला हुआ जिसके बारे में अब कंफर्म नहीं कहा जाता, कोई ज़लज़ला आया था या कोई सैलाब था या कोई तूफ़ान था, लेकिन कुछ इश्यूज़ हुए जिसकी वजह से मोहनजोदारो सारा ख़त्म हो गया। हाउसेस फेल डाउन, घर सारे गिर गए थे। दे वर रीबिल्ट इन अ मच रफर वे, और जब उनको दोबारा बनाया गया तो पहले तो वो बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत तरीके से बने होते, बड़े नीट और क्लीन, लेकिन जब दोबारा बनाया गया तो उन्हें बहुत रफर वे में बनाया गया, बहुत बुरी हालत में बनाया गया। न्यू वॉल्स बनाई गई, डिवाइडेड रूम्स, फिर पहले जिस तरह रूम बहुत बड़े बड़े थे, कमरे बहुत बड़े बड़े थे, उनको डिवाइड कर दिया गया, उन्हें तकसीम कर दिया गया इस तरह से कि छोटे छोटे कमरे बनाए गए, जिसका शायद मकसद उन्होंने ये लिया हो कि ज़्यादा लोग एक कमरे में रह सकें या एक बिल्डिंग में ज़्यादा लोग रह सकें। स्ट्रीट वर नॉट रिपेयर्ड, गलियों को रिपेयर नहीं किया गया, और ड्रेनेज सिस्टम वाज ब्लॉक्ड, और पहले मैंने अभी जैसे आपको अभी पीछे जिक्र किया कि उनका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर था, तो वो ड्रेनेज सिस्टम भी जो है उनका ख़राब हो गया था। क्लाइमेट चेंज मेड इट मोर डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स। अब यहाँ पर ये बात जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि जब ये डिज़ास्टर आया तो इसमें कुछ ऐसा हुआ था कि मौसम की सूरत हाल भी बदल गई थी, क्योंकि जब हम किसी जगह पर देखें तो फसलें उगाने के लिए मौसमी सूरत हाल को भी बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ की जो मौसमी सूरत हाल होती है वो खुश्क होती है, तो वहाँ पर हम सिर्फ ऐसे पौधे उगा सकते हैं या ऐसी फसलें उगा सकते हैं जो पानी कम लेते हो, जिनमें पानी की इतनी ज़रूरत ना हो। लेकिन जहाँ पर मौसम अच्छा होता है तो वहाँ पर हम उसी मौसम के लिहाज से फसलें उगाते हैं। तो वहाँ पर उस डिज़ास्टर के बाद कुछ ऐसा क्लाइमेट चेंज आ गया था कि क्रॉप्स भी उगाए नहीं जा सकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव पीपल जस्ट लेफ्ट एंड बिल्डिंग्स कोलैप्स। तो उसके बारे में ये भी कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि उसके इर्द गिर्द के जो दूसरे गांव थे या दूसरे जो सिटीज़ थे वहाँ के लोग भी कुछ इन्हीं के कल्चर को फॉलो करते थे, लेकिन जब यहाँ पर डिज़ास्टर आया तो उन लोगों ने भी अपनी बिल्डिंग्स छोड़ दी। और उसके बाद क्या हो गया था कि जब आप किसी जगह को छोड़ देते हैं तो वो जगह, उसका जो स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाता है और इस तरह से वो ग्रेजुअली वो ख़राब हो जाता है, तबाह हो जाता है। तो कुछ ऐसी सूरत हाल इर्द गिर्द के लोगों के बारे में भी सुनने में आती है, कहने में कहा ये जाता है कि उनकी बिल्डिंग्स भी कोलैप्स कर गई थी। सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा चैप्टर का एक ओवरव्यू। अब आते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोहेंजोदारो? मोहेंजोदारो का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ मोहेंजोदारो इज़ द प्लेस ऑफ डेड। इन्हें प्लेस ऑफ डेड कहा जाता है, यानी मुर्दा लोगों का शहर, या आप इसे प्लेस ऑफ डेड भी कह सकते हैं। यानी आप इसकी प्रॉपर टर्म जो अगर लेंगे वो ये कि मुर्दा लोगों की जगह या मुर्दा खाना या इस तरह की, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो डेड हो चुके हैं, कोई भी मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसको ये टर्म बोली जाती है इसके लिए। वेयर इज़ मोहेंजोदारो? मोहेंजोदारो इज़ आर्कियोलॉजिकल साइट इन द प्रोविंस ऑफ स्टेट सिंध। मोहेंजोदारो एक आसार कदीमा की एक जगह के तौर पर अब लिया जाता है जो कि सिंध यानी लाड़काना की तरफ है। Who were Dravidians? Dravidians कौन थे? Along with Mohenjo-daro and Harappa, 100 of villages have been discovered. मोहनजोदारो और हड़प्पा के अलावा और भी बहुत से कई सौ की तादाद में छोटे छोटे जो गांव हैं वो भी दरियाफ्त किए गए थे। द पीपल पॉपुलेटिंग दीज विलेजेस वर कॉल्ड ड्रेविडियंस। तो वो तमाम लोग जो इन जगहों पर रहते थे उन्हें ड्रेविडियंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू नो अबाउट एरिया ऑफ मोहेंजोदारो? मोहेंजोदारो के एरिया के बारे में हम क्या जानते हैं? तो मोहेंजोदारो वाज अबाउट 7 किलोमीटर्स ऑल अराउंड एंड विद इट्स मेन स्ट्रीट्स 9 मीटर्स वाइड। मोहेंजोदारो का जो एरिया था तकरीबन 7 किलोमीटर पर मुहित था, और अगर उसकी स्ट्रीट्स की बात की जाए तो 9 मीटर चौड़ी थी। आप सब स्टूडेंट्स ने ये 7 किलोमीटर्स जो उसका ऑल अराउंड एरिया है और 9 मीटर्स वाइड जो उसकी स्ट्रीट्स हैं, ये फिगर्स याद रखने हैं ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये MCQs में भी आ सकता है, आपको ब्लैंक्स में भी आ सकता है और आपको ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है। सो अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द सिटीज़ ऑफ मोहेंजोदारो एंड हड़प्पा। मोहेंजोदारो एंड हड़प्पा एज वेल एज 100 ऑफ विलेजेस हैव बीन डिस्कवर्ड। अब मोहेंजोदारो और हड़प्पा के अलावा कई सौ की तादाद में दूसरे गांव भी दरियाफ्त किए गए थे। तो द हाउसेज वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स। अब ये तमाम के तमाम
जो घर थे इसमें जो मौजूद थे वो मड ब्रिक्स से बनाए हुए थे और उनको धूप में उनकी ईंटों को सुखाया जाता था। ऑफन हैड रूम ऑन द अपर लेवल, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इनके जो कमरे थे वो ऊपर वाली सतह पर होते थे। रिचर हाउसेज हैड बाथरूम मेड ऑफ क्ले। अभी जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया कि ये भी समझा जाता है कि जो अमीर घराने थे उनमें बाथरूम भी मौजूद था जो कि मिट्टी से बना होता था और उसके ऊपर एंड लाइंड विद टार टू मेक देम वाटरप्रूफ, और टार यानी कि तारकोल से उसको जो है ना कवर किया होता था ताकि उसको वाटरप्रूफ बनाया जा सके। अब आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स है। नंबर 1, अबाउट डैश ईयर्स अगो देयर वाज अ मिस्टीरियस एंड वेरी सिविलाइज्ड स्टेट इन द इंडस वैली। द आंसर इज 4500 years ago. Number 2, CE कॉमन एरा इज़ यूज इन प्लेस ऑफ डैश। अब कॉमन एरा हम यूज़ करते हैं किसकी जगह? AD। BCE बिफोर कॉमन एरा इज़ यूज इन प्लेस ऑफ डैश BC। Number 4, about dash some disaster seems to have struck Mohenjo-daro. Answer is 2000 BCE. Next हमारे पास true false हैं। Number 1, Mohenjo-daro means the place of dead. Answer is true. Number 2, CE common era is used in place of AD. True. Number 3, BC before common era is used in place of BC. Answer is true. Number 4, Mohenjo-daro is archaeologist site of Sindh. Answer is true. So students, ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि हम लोगों ने अर्ली पाकिस्तान के ऊपर किया। आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों ने इसकी रिटन प्रैक्टिस भी करनी है और इसे प्रॉपरली लर्न भी करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।